हाय, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म, उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर और इमर्जिंग ट्रेंड्स। सो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पे फेडरलिज्म को समझने वाले हैं, फेडरलिज्म होता क्या है, और उसके बाद हम इंडियन फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके का फेडरलिज्म इंडिया में फॉलो किया जाता है। इंडियन फेडरलिज्म का हम नेचर भी देखेंगे और उसी के साथ साथ हम इमर्जिंग ट्रेंड्स देखेंगे इंडियन फेडरलिज्म के अंदर कि अभी क्या ट्रेंड्स जो हैं वो इंडियन फेडरलिज्म के अंदर चल रहे हैं, अभी इंडियन फेडरलिज्म की कंडीशन कैसी है या अभी का इंडियन फेडरलिज्म किस तरीके से शेप हो रहा है। सबसे पहले जब मैं फेडरलिज्म की बात करता हूं तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। देखो, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसके अंदर जो पावर्स होती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वो क्लियरली डिवाइड की जाती हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि फेडरलिज्म एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। फेडरलिज्म के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाता है, मतलब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी और दोनों की पावर्स क्लियरली डिवाइड की गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करेगी अपने स्फीयर के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्फीयर के अंदर इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। दोनों की पावर्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती हैं, मतलब संविधान के अंदर दोनों की पावर्स लिखी होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी पावर्स जो हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं। तो फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वहां पे टू सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब नेशनल गवर्नमेंट जो कि अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है और स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट है वो भी अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है और दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, राइट। वहीं दूसरी ओर हमारे पास एक यूनिटरी सिस्टम आता है। यूनिटरी सिस्टम के अंदर ज्यादा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट वहां पे काम भी करे तो वो सेंटर से अपनी पावर्स ड्राइव करती है। मतलब अगर वहां पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करती है तो उसकी पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लेती है, बल्कि उसकी पावर्स जो है वो सेंटर की मर्जी के ऊपर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पावर्स देंगी तो ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स नहीं देगी तो भी ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे या ना दे। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं होती है। लेकिन फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंटली काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली अपने स्फीयर में काम करती हैं, दोनों अपनी पावर्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं। लेकिन यूनिटरी सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूनिटरी सिस्टम के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करे। अगर एग्जिस्ट करती भी है तो अपनी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ड्राइव करती है। तो वहां पे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फेडरल सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह पे, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जगह पे, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है फेडरलिज्म का, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है जिसको हम यूनिटरी बाइज्ड भी कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान के अंदर फेडरलिज्म तो है लेकिन उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब सेंट्रल बाइज्ड है, यूनिटरी बाइज्ड है। मतलब कि ऐसे देखने को लगता है कि ये फेडरलिज्म है लेकिन असल में अगर हम देखें तो यूनिटरी दिखता है, मतलब कि सेंटर के पास ज्यादा पावर्स है इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। तो यहां पे एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, ये यूनिटरी बाइज्ड स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल इन स्ट्रक्चर तो देखने को मिलता है लेकिन स्पिरिट में वो हम उसको देखें तो वो हमें यूनिटरी देखने को मिलता है। तो इंडियन फेडरलिज्म जो है वो मिक्स है यूनिटरी और फेडरलिज्म का, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरलिज्म दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो हम हिंदुस्तान में उसका जो है वो इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि हिंदुस्तान का फेडरलिज्म जो है वो सेंटर की तरफ झुका हुआ है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है उसमें। क्या फेडरल फीचर्स हैं इंडियन फेडरलिज्म के अंदर, मतलब इंडियन फेडरलिज्म को कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरलिज्म बनाते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से फेडरल फीचर्स हैं। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर उसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती हैं। हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को क्लियरली डिवाइड किया गया है। एक 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, आपने देखा होगा 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर सेंटर कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाएगी।
स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकती है, स्टेट भी और सेंटर भी। लेकिन अगर दोनों कानून इकट्ठा बना देती हैं तो सेंटर का कानून वहां पे प्रिवेल करता है। यूनियन लिस्ट के अंदर जैसे डिफेंस आता है, ये सब चीजें आती हैं, फॉरेन पॉलिसी आता है, इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर सेंटर कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसके अंदर पुलिस आता है, हेल्थ आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है वो 47 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर दोनों सेंटर और स्टेट कानून बना सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है। लेकिन अगर एजुकेशन के ऊपर सेंटर भी कानून बना देता है, स्टेट भी कानून बना देता है, मान लो ये कानून बनाया गया कि बच्चों का सिलेबस कम कर देना है, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चों का सिलेबस कम कर दिया जाएगा, सेंटर कानून बनाता है कि बच्चों का स्टेट सिलेबस कम नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे सेंटर की बात मानी जाएगी। उसके बाद हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर वो नहीं जा सकती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरीके से डिवीजन किया हुआ है पावर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरीके से पावर्स का डिवीजन किया हुआ है, उसी डिवीजन को उसको फॉलो करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको भी सॉल्व करने का काम करती है। उसके बाद हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर आता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर दो हाउसेस आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जो है राज्यसभा जिसको हम कहते हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट के अंदर भी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं वो स्टेट से ही चुन के आते हैं, स्टेट्स के एमएलएस जो हैं उन मेंबर्स को चुन के भेजते हैं। यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट है, मतलब सेंटर और स्टेट के लेवल पे, सेंटर प्लस स्टेट दो लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। इवन कि यहाँ पे तीसरे लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स भी देखने को हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल गवर्नमेंट का सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम भी आप कह सकते हैं, राइट। उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फेडरल फीचर्स डिस्कस कर लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये कुछ फेडरल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इन फीचर्स को देख के लगता है कि यार हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन जब हम और ध्यान से देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें कई सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि नेचर क्या है इंडियन फेडरलिज्म का। तो इंडियन फेडरलिज्म का नेचर बड़ा यूनिक है। इसके अंदर फेडरल भी और यूनिटरी दोनों फीचर्स हैं, मतलब फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तभी इसको हम सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म भी कहते हैं, इसको हम क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। क्या यूनिटरी फीचर्स हैं इंडियन फेडरलिज्म के अंदर? फेडरल फीचर्स मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी यूनिटरी फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब हिंदुस्तान के फेडरलिज्म के अंदर सेंटर स्ट्रॉन्ग है। किस तरीके से सेंटर स्ट्रॉन्ग है? तो मैंने आपको बताया कि एक तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके अंदर सेंटर की पावर्स ही प्रिवेल करती है, मतलब सेंटर की अथॉरिटी प्रिवेल करती है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, सेंटर भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। इवन की स्टेट लिस्ट के अंदर भी एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और उसी के साथ साथ जो हमारा सेंटर है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास और भी कई सारी ऐसी पावर्स हैं जो कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, राइट। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम इसके अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हिंदुस्तान के अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सेंटर के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से सेंटर भी और स्टेट भी अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के अंदर डबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब दो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे फॉलो किए जाते हैं। सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर मतलब वहां पे स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंटर में एक और अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बेसिकली वहां पे डबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब स्टेट्स के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे होता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आता है सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद देखो हिंदुस्तान के अंदर एक ही सिटीजनशिप है जो आपको मिलती है, आप भारत के नागरिक हो, आपको ऑल इंडिया सिटीजनशिप मिलती है। वहीं अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के अंदर जो है वो डबल सिटीजनशिप है, मतलब वहां पे आप एक स्टेट के भी नागरिक हो, आप देश के भी नागरिक हो। तो जैसे अगर आप कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में पैदा होते हो तो आपको कैलिफोर्निया स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलेगी और आपको पूरे अमेरिका की भी सिटीजनशिप मिलेगी। उसमें आप डबल राइट्स को एंजॉय करते हो। आपको कैलिफोर्निया स्टेट भी अलग से कुछ राइट्स देती है जिनको आप एंजॉय कर सकते हो, और आपको पूरे अमेरिका में भी कुछ राइट्स मिलते हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आपको डबल राइट्स मिलते हैं, डबल सेट ऑफ राइट्स आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो, आप बिहार के नागरिक नहीं हो, आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हो, आप भारत के नागरिक हो, और आपको सिंगल सिटीजनशिप यहां पे मिलती है। यहां पे इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आर्टिकल 352 आता है जिसमें नेशनल इमरजेंसी आती है।
आर्टिकल 356 आता है स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 आता है जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर जो है वो सबसे पावरफुल बन जाता है, सेंटर के पास सारी पावर्स आ जाती हैं। तो इमरजेंसी के टाइम पे पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है यूनिटरी बन जाता है। उसके बाद गवर्नर्स रोल, तो अंडर आर्टिकल 155 गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपॉइंट करती है गवर्नर को, तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के अंदर गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, वहां पे गवर्नर डायरेक्टली स्टेट के लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो ये कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें ये बताते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रूली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि उसके अंदर मिक्सचर है फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का। वो एक सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है, उसके अंदर सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। उसको हम क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो बड़ा यूनिक सा है। उसके अंदर फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स हैं। तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। मतलब इंडियन फेडरलिज्म के अंदर जो है वो क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो इवॉल्व हो रहा है और इवॉल्व हुआ भी है। कई सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं नए ट्रेंड्स देखूं इंडियन फेडरलिज्म के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स से ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इंडियन फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है या हुआ है, क्योंकि सेंटर और स्टेट्स जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं बहुत सारी इश्यूज़ के ऊपर। चाहे आप नीति आयोग की बात कर लीजिए या फिर आप जीएसटी की बात कर लीजिए, जिसमें स्टेट और सेंटर मिलकर काम कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम भाई अपने स्फीयर में काम करेंगे इंडिपेंडेंटली, सेंटर अपना काम देखेगा, हम अपना काम देखेंगे, बल्कि कई सारी इशूज़ में जैसे कोविड-19 के टाइम पे दोनों सेंटर और स्टेट्स ने मिलकर काम किया। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब यहाँ पे कंपटीशन भी हमें देखने को मिल रहा है कि स्टेट्स जो हैं अपने एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, कंपटीशन करती हैं डेवलपमेंट के लिए या रैंकिंग के लिए कि हम आगे निकल जाएं, ये वो हमारे यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं, तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो हमें देखने को मिलता है कि स्टेट्स की तरफ से जो है वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए ग्रेटर डिमांड्स आ रही हैं। मतलब कि स्टेट्स चाहती हैं कि उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, उनको पैसे के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, उनको ग्रांट्स के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, उनको बजट के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, बल्कि उनके पास जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिल रहा है कि जो कोर्ट्स हैं वो प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। कोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिससे कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को मैनेज किया जाए, बैलेंस किया जाए। ऐसा ना हो कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल बन जाए, दोनों के बीच में जो झगड़े हैं उसको सॉल्व किया जाए। जो भी गवर्नर के रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर कोर्ट्स बार बार वर्डिक्ट्स दे रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि तमिलनाडु के अंदर गवर्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि गवर्नर जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को जो है वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, और गवर्नर एक तरीके का सेंट्रल एजेंट बन के जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहा है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। रीजनल एस्पिरेशंस हमें देखने को मिल रही हैं कि अलग अलग स्टेट्स में से ऑटोनॉमी की डिमांड हमें देखने को मिल रही है कि उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए। चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, आप जम्मू कश्मीर की बात कर लें, या फिर आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें। इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल्स को इस्टेब्लिश किया गया ताकि सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये कुछ रिसेंट ट्रेंड्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो हमें इंडियन फेडरलिज्म के अंदर देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक आप सबको बाय बाय, टेक केयर।